दयाराम सोनकर के नंबर पे कॉल आती है वकील संजीव की। संजीव फ़ोन करके दयाराम को कहता है कि मेरे प्लॉट पे आ जाओ, तुमसे कुछ समझौते करने हैं। दयाराम कहे अनुसार उसके प्लॉट पे पहुंच जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद ऐसी सूचना आती है कि हर कोई भौचक्का रह जाता है। पता ये चलता है कि सूचना ये होती है कि दयाराम की मौत हो चुकी है। दयाराम को आग लगाकर मार डाला गया है, वो भी बंद कमरे में। ये सूचना जैसे ही फैलती है चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और वहाँ पर दयाराम का जला हुआ शव मिलता है, जो कि पूरी तरह से मृत था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी कि बचाया जा सके। इसके बाद दयाराम का जो छोटा भाई होता है वो तुरंत आरोप लगाता है इस बात का कि इस घटना के पीछे वकील संजीव और दयाराम की पत्नी संगीता और एक पवन नाम का कथित इंसान, इन 3 लोगों का हाथ था। इन 3 लोगों ने मिलकर दयाराम को जिंदा जला दिया। अब इसी आधार पर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आती है तो हर कोई भौचक्का रह जाता है। इस कहानी में आपको कमाल का ट्विस्ट देखने को मिलेगा और आप सब लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर गलती किसकी थी और क्या ये करना जायज़ था। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है कानपुर उत्तर प्रदेश की। ये कहानी शुरू होती है 2009 से। 2009 में एक शादी होती है बड़े ही धूमधाम से, और वो शादी होती है दयाराम की। दयाराम सोनकर की शादी होती है फतेहपुर की ही रहने वाली जहानाबाद की संगीता से। संगीता और दयाराम की शादी तो हो जाती है, लेकिन इसमें एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो संगीता होती है उसका पहले से ही, शादी से पहले से ही एक ढाबा संचालक होता है जिसका नाम होता है पवन। पवन के साथ कुछ रिश्ते थे संगीता के। ये बात दयाराम को बिल्कुल भी पता नहीं थी। 2009 में शादी होती है और ये शादी लगभग सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है, लेकिन संगीता के जीवन में पवन नाम का इंसान होता है, लेकिन वो इतनी गहराई से नहीं होता कि इनका जो वैवाहिक जीवन है इसे वो डिस्टर्ब कर पाए। चीज़ें ऐसे ही चलती जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चोरी की गई चीज़ें या चोरी हुई कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है, वो एक न एक दिन बाहर आ जाती है। झूठ की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। 2009 में शादी होती है और शादी सीधे सीधे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन 2018-19 आता है तो दयाराम को कहीं ना कहीं ये जो है शक होने लगता है कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई तो है। अब ये शक जब होने लगता है तो वो शक की पड़ताल में जाता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन आता है फिर 2023, यानी कि 2009 से 2023 का जो साल है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 2023 में 24 सितंबर 2023 को दयाराम अपनी पत्नी संगीता को रंगे हाथ पकड़ लेता है पवन के साथ। अब जब रंगे हाथ पकड़ता है तो दयाराम का खून खौल जाता है और वो अपनी पत्नी से अलग रहने की बात करता है। अब संगीता को भी इस चीज़ में ज़्यादा 3-5 नहीं करना था, इसलिए संगीता और दयाराम उस वक्त अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। मामला थाने में पहुंचता है और थाने में पहुंचने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि मामला तो कोर्ट में पहुंच गया, चलिए ठीक है। अब ये मामला खिंचने लगता है धीरे धीरे, और दयाराम अपना घर छोड़ के अपना छोटा भाई जो होता है उसके ससुराल में जाकर रहते हैं। चलिए, अब रोजी रोटी की अगर मैं बात करूँ तो दयाराम इंटर कॉलेज में समाजशास्त्र के शिक्षक थे, जो समाजशास्त्र बच्चों को पढ़ाते थे। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये केस इधर चल रहा था, उधर बीच में एक वकील की एंट्री होती है जिसका नाम होता है संजीव। संजीव पेशेवर वकील नहीं था, लेकिन ये इसका एक खुद का छोटा सा स्कूल था, वो स्कूल भी चलाता था। यानी कि पेशे से वो एक टीचर था, लेकिन धाक जमाने के लिए वो अपने घर के बोर्ड पे एडवोकेट लिखवाता था, ताकि लोग थोड़ा सा धाक समझे कि हाँ भाई वो तो वकील है, ठीक है। और वकीलों से और पत्रकारों से तो लोग थोड़ा बहुत डरते ही हैं, ये बात तो सच है। इसके बाद होता कुछ यूँ है कि जब इस संजीव की एंट्री होती है बीच में, तो संजीव दयाराम सोनकर और संगीता के बीच में समझौते करवाने लगता है, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाता है। ये समझौता जब नहीं हो पाता, दिन प्रतिदिन चीज़ें खिंचने लगती हैं, तो एक दिन होता कुछ यूँ है कि जो संजीव है वो दयाराम को फ़ोन करके बुलाता है, कहता है कि आओ
मेरे प्लॉट पे आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मैं समझौता करवा दूंगा। दयाराम पहले मना करता है, लेकिन बाद में कहता है कि चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा। दयाराम अपना सारा काम छोड़कर पहुंच जाता है उस प्लॉट पे, जिसे एक्चुअली में संजीव का अय्यासी का अड्डा कहा जाता है, जहां पर संजीव ने अपने अय्यासी का अड्डा बना रखा था। उसका जो घर था वो तो था ही, लेकिन घर से थोड़ी ही दूर पर उसका एक खुद का प्लॉट था। उस प्लॉट पे उसने कमरे वगैरह बनवा रखे थे, जिसे उसने अपनी अय्यासी का अड्डा बना रखा था। वहीं पे वो बुलाता है दयाराम को, और दयाराम जब वहाँ पहुँचता है तो रूम में बैठते हैं, और बैठने के बाद चाय वगैरह को पूछ कर वो जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर से जो संजीव होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और दयाराम अंदर फंस जाता है। अब वहाँ पर पत्नी भी मौजूद होती है और वो पवन नाम का शख्स भी मौजूद होता है, और इसके बाद तुरंत पेट्रोल छिड़का जाता है। अंदर पेट्रोल छिड़क कर तुरंत आग लगा दी जाती है उस कमरे में। अब जब उस कमरे में आग लगती है तो दयाराम चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास पड़ोस के लोगों को लग जाता है कि हाँ कुछ तो वो हो रहा है। और इधर पत्नी, पवन और वो वकील संजीव, तीनों जो है खिड़की के माध्यम से पेट्रोल को अंदर फेंक रहे होते हैं ताकि आग बुझने ना पाए और अंदर जल रहा इंसान दयाराम पूरी तरह से खाक हो जाए, उसके जीने की कोई उम्मीद ना बचे। और यही सोचकर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और अभी आप रुकिए, क्योंकि जो अभी मैं आपको जितनी कहानी बता रहा हूँ, अभी आगे मेन ट्विस्ट है, क्योंकि ये सारी कहानी घूमने वाली है अभी, क्योंकि यहाँ तक सारी चीज़ें पता चली थी। इसके बाद ये तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। दयाराम की मौका वारदात पे मौत हो जाती है, पुलिस आती है, सारा चीज़ सब कुछ होता है। और जो दयाराम का छोटा भाई होता है, जब पुलिस को सारी बातें बताता है तो यहाँ तक सब मान लेते हैं कि हाँ जो दोषी है वो सिर्फ एक पक्ष है, एक ही पक्ष है, यानी कि जो दयाराम की पत्नी है वो साफ साफ दोषी है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कोई पुख्ता ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था कि वो इन तीनों को दोषी करार सके, क्योंकि जिस पवन नाम के इंसान की बात हो रही है, जिसको लेकर ये कहा गया कि पवन को और संगीता को रंगे हाथ पकड़ा था दयाराम ने, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था, क्योंकि दयाराम अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो नहीं बता सकता कि आखिर पवन नाम का इंसान कौन है। इसलिए पुलिस के सामने बहुत बड़ी चेतावनी थी कि आखिर इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे माना जाए, क्या सबूत इकट्ठे किए जाए। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान होकर मतलब अपनी तफ्तीश करती है, और इसके बाद सबसे पहले गिरफ्तारी होती है यहाँ पर संजीव की, जो कि वकील है। अब सब संजीव की जब गिरफ्तारी होती है तो उससे पूछताछ कड़ाई से की जाती है। तो जो संजीव जो खुलासा करता है ना, वो हर किसी को चौंका देता है। अब आप आपको फिर से करीबन 8 साल पीछे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा था इन सब में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लगभग 2016-17 की बात है। उस वक्त दयाराम जो है स्कूल में अक्सर पढ़ाने वगैरह जाते थे, बच्चे को अपना पढ़ा वढ़ा के चले आते थे, सब कुछ चलो ठीक है। लेकिन उसी दौरान दयाराम का एक औरत के साथ संबंध शुरू हो जाता है, एक नाजायज़ संबंध, क्योंकि दयाराम तो पहले से ही शादीशुदा थे, संगीता के पति था वो, लेकिन इसके बावजूद भी उसका एक दूसरी महिला के साथ संबंध शुरू हो जाता है। और वो महिला कोई और नहीं होती है, वो महिला होती है जो संजीव है वकील, उसकी पत्नी। यानी कि दयाराम का संजीव की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध शुरू हो जाते हैं, और इसकी भनक संजीव को लग जाती है। अब जब संजीव को भनक लगती है तो संजीव और संजीव की पत्नी में खासा लड़ाई होने लगती है, और ये लड़ाई तकरीबन 6 महीने तक चलती है। और इसके बाद संजीव की पत्नी संजीव को छोड़कर चली जाती है। अब संजीव के मन में ये खून खौलता रहता है, उसके मन में बदले लेने की एक चाहत आ जाती है कि जिस तरह से इसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी दौरान ये सारी चीज़ें निकलकर उसे भी पता चलता है कि दयाराम का उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और दयाराम और उसकी पत्नी अब अलग रहते हैं। और इसी बीच वो एंट्री लेता है बनकर एक विलन। लेकिन अभी तक पुलिस को ये सबूत नहीं मिल पाए हैं कि इस हत्या में दयाराम की पत्नी और उस कथित प्रेमी पवन का भी पूरा हाथ है। लोगों के अनुसार जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनको ऐसा लगा है कि वहाँ पर एक महिला थी, एक औरत थी जो सहायता कर रही थी आग को और भड़काने में, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है।
अब मन में ये प्रश्न उठता है कि ये जांच कब तक चलेगी, कि क्या स्पष्ट निकल कर आएगा। अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें क्लियर हो पाई, कौन असली में वो हो पाया। लेकिन अब तक इस कहानी ने वाकई में ट्विस्ट ला दिया, और अब तक इस कहानी ने पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। आप भी बताइएगा कमेंट करके। खैर, अगर इससे जो भी अपडेट वगैरह आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपना ध्यान रखें। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।